हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। जैसे कि आप सभी यही सोचते होंगे आज तक कि जो भी हमने प्रोडक्ट बनाया है ना, उस पर क्या क्या खर्चा हुआ, क्या क्या मटेरियल यूज़ हुआ, क्या क्या एक्सपेंडिचर हुए, वही उसकी कॉस्ट होती है। नहीं, उस पर और भी कॉस्ट होती है जो डायरेक्टली और दिखाई नहीं देती, ना ही इनडायरेक्टली दिखाई देती है। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज तक मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट है ना। तो आपको लगता है ये तो ऐसे बनाओ तो 5 रुपये में पड़ जाएगी। नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो वो प्रोडक्ट है वो पहले किसी ने रिसर्च उस पर की होगी। ठीक है, जैसे कि हमारे पास नए फ़ोन आए है ना, हमें लगता है कि फ़ोन की कॉस्ट तो इतनी है ना। तो पहले उस पर बहुत सारे लोगों ने रिसर्च, उस पर बहुत ही अरबों रुपया खर्च हुआ होगा उस रिसर्च पर। ठीक है, तो तभी वो मार्केट में हर बार आप देखते होंगे कि हर साल जो फ़ोन मार्केट में आता है वो बिल्कुल ही अलग होता है, मतलब कि उसमें और क्वालिटीज़ आती है। यदि जो मोबाइल कंपनियाँ इस टाइप की रिसर्च ना करें, उसमें और क्वालिटीज़ ना डालें, तो उनका नया प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च नहीं करेगी, उनको और प्रॉफिट होगा नहीं। इसलिए वो रिसर्च इसलिए करती रहती है ताकि नया प्रोडक्ट वो बार बार लॉन्च होता रहे और उनको मार्केट मिलती रहे, वो प्रॉफिट कमाता रहे। ठीक है, यदि वो एक ही चीज़ बनाकर बैठ जाएंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, मार्केट में लोग उसी के हैप्चुअल हो जाएंगे, वो नई चीज़ नहीं खरीदेंगे, नई चीज़ नहीं खरीदेंगे, उनका बिकेगा भी नहीं, तो उनको प्रॉफिट भी नहीं होगा। इसी टाइप से कोई भी प्रोडक्ट है तो वो क्या करते रहते हैं कि रिसर्च करवाते रहते हैं। कौन, कंपनियां, बिजनेसमैन, और ये बड़ी बड़ी बहुत जो बहुत बड़ी कंपनियां होती हैं जिनके पास बहुत पैसा, वो रिसर्च पर, कोर्स पर, कई बार ऐसी रिसर्च होती है जिसकी आउटपुट कुछ नहीं आती, लेकिन करोड़ों रुपया खर्च हो जाता है, आउटपुट कुछ नहीं आती। कई बार रिसर्च में ऐसा होता है कि आउटपुट आ जाती है और जिसका वो बेनिफिट लॉन्ग टर्म उठाते रहते हैं। रिसर्च मतलब कि किया और पता चल गया कोई चीज़, जब बनाने लगे तो चाहे 10 रुपये की पड़ी, ठीक है, लेकिन रिसर्च की ना तभी पता चला ना, है ना। तो जब वो रिसर्च हो रही होती है उस समय क्या कॉस्ट पड़ती है, देखिए। उसके लिए हमने बहुत स्टैंडर्ड के मतलब कि रिसर्चर रखे होते हैं, ठीक है, आउटसाइड एजेंसी रखी होती है जो कि लगातार इस पर काम करती हैं, और उन पर हम क्या देते हैं, सैलरी देते हैं, वेजेस देते हैं, उनको इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, उनको इन्वायरमेंट देते हैं, बहुत सारे खर्चे उनकी अच्छा सा रेम्यूनरेशन देते हैं क्योंकि वो काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं। तो उन सभी को, वो सारे खर्चों को हम क्या कहते हैं, रिसर्च कोर्स। और ये कॉस्ट होती है बहुत ही ज़्यादा, है ना, और ये लॉन्ग टर्म रिसर्च चलती है। ठीक है, तो ये इस टाइप की कॉस्ट को हम क्या कहते हैं, रिसर्च कॉस्ट। इसको तो डायरेक्टली हम किसी प्रोडक्ट पर लगा भी नहीं सकते, है ना। तो एक टाइप से तो ये ऐड होनी चाहिए ना रिसर्च कॉस्ट, क्योंकि कंपनी ने एक अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए बनाई है। ठीक है, कुछ रिसर्च इसलिए कराते हैं ताकि ये भी रिसर्च होती है कि मार्केट में हम किस एरिया में क्या, कैसे प्रोडक्ट को अपना मार्केट का एरिया बढ़ा दें। ठीक है, प्रोडक्ट पहले से इम्प्रूव कर ले, एफिशिएंसी इंक्रीज कर ले, बहुत सारी रिसर्च होती है, बहुत टॉपिकों पर रिसर्च होती है। ठीक है, पर उसको करने के लिए कॉस्ट पड़ती है। ठीक है, ये बहुत बड़ी मात्रा में होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, रिसर्च कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। रिसर्च कॉस्ट, इसकी डेफिनेशन दी गई है CIMA ने दी है। अकॉर्डिंग टू CIMA टर्मिनोलॉजी, रिसर्च कॉस्ट इज़ द कॉस्ट ऑफ सर्चिंग ऑफ न्यू एंड इम्प्रूव प्रोडक्ट। कॉस्ट, रिसर्च कॉस्ट कौन सी होती है, जिसके लिए हम नया प्रोडक्ट बनाने की कोशिश के लिए करते हैं, और इम्प्रूव, जो पहला प्रोडक्ट है उसमें कैसे इंप्रूवमेंट की जाए, इसलिए रिसर्च करते हैं। न्यू एप्लीकेशन ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल हमारे पास पड़ा हो उसको किस ढंग से और ढंग से प्रयोग किया जाए, ठीक है, और इम्प्रूव कौन सा मेथड यूज़ किया जाए ताकि क्वालिटी, क्वांटिटी, मतलब कि अच्छे से, मतलब और इम्प्रूवमेंट की जाए, उसको हम क्या कहते हैं, रिसर्च कॉस्ट कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, रिसर्च कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ सर्चिंग फॉर न्यू एंड इम्प्रूव प्रोडक्ट, न्यू एप्लीकेशन ऑफ मटेरियल और न्यू इम्प्रूव मेथड। ठीक है, इट कैन बी कैरिड आउट बाय रिसर्च स्टाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये वाली रिसर्च कौन करता है, रिसर्च स्टाफ करता है। जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने समझो 5 लोग रखे हुए हैं रिसर्चर, वो ही ये काम करते हैं रिसर्च का, और उनको सैलरी दी जाती है, उनको एक डिपार्टमेंट दे दिया गया, उनको फर्नीचर दे दिया गया, इक्विपमेंट्स दे दिए, है ना, ये सारा हम उनको देते हैं। ठीक है, इट में भी हो सकता है कि हम आउटसाइड एसोसिएशन से भी रिसर्च कराते हो। ठीक है, रिसर्च हम किससे कराते हो, या तो हमने अपने ही कंपनी के अंदर स्टाफ रखा है, या हम आउटसाइड एजेंसी को हमने हायर किया हुआ है, वो हमारे लिए रिसर्च करती है। ठीक है, सच कॉस्ट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ इनिशियल एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, जैसे आपने देखा हम PhD MPhil करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, ऐसी ही रिसर्च होती है। किसी डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। ऑल्टो इधर टेस्ट वो करते हैं, सब्सिक्वेंट ट्रायल, मतलब कि जब टेस्ट करते हैं कुछ रिजल्ट आते हैं, उनको भी मार्केट में ट्रायल करके भी देखते हैं। हो सकता है पायलट स्टडी भी करते हैं, हो सकता है वो कई बार सूट नहीं भी करते हैं, करते भी हैं, इन ऑर्डर टू प्रूव द रिजल्ट ऑफ द रिसर्च। ठीक है, पायलट और ट्रायल रिजल्ट क्या होता है कि जैसे कहते हैं ना कि हम छोटा सा ट्राई करके देख लेते हैं, है ना, इस टाइप से। तो उसकी कॉस्ट को ये सारी इसकी कॉस्ट में
ऐड होती है, मतलब कि इक्विपमेंट, ऑल द टाइप द टेस्ट, है ना, सब्सिक्वेंट ट्रायल, है ना, ये सारे इसके अंदर होते हैं। जैसे लैब का खर्चा नहीं होता, जैसे कि आप देखो साइंस की लैब में होता है, तो सारे ये रिसर्च ही है। जैसे ये तो बच्चों को तो जो पहले किसी ने की हुई हो उसी को कराते हैं ना, यदि नए ढंग से करनी हो तो उस कितने सारे इक्विपमेंट आप देखते हैं ना, वो सारी रिसर्च की कॉस्ट में आते हैं। तो मेन एक्सपेंडिचर आर सैलरी, बेसिस ऑफ द रिसर्च टेस्टिंग स्टाफ। यदि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है तो उनको भी सैलरी दी जाती है, बाहर है तो उनको एक फिक्स्ड अमाउंट दिया जाता है ना, हर महीने फिक्स्ड अमाउंट जैसे नहीं कि यदि लॉन्ग टर्म चलेगी तो लॉन्ग टर्म देते रहेंगे। मटेरियल फैसिलिटी यूज इन लेबोरेटरी एंड रिसर्च डिपार्टमेंट्स एंड पेमेंट टू आउटसाइड एजेंसी। तो आप सभी को पता चल गया टोटली हम रिसर्च करते समय रिसर्चर को जो भी पेमेंट करते हैं, इक्विपमेंट के लिए करते हैं, केमिकल के लिए देते हैं, तो सारे खर्चों को हम कौन सी कॉस्ट कहते हैं? रिसर्च कॉस्ट कहते हैं, रिसर्च कॉस्ट कहते हैं। मैं अलग वीडियो में आपके साथ इसका डिस्कस करूँगी कि इसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे रिसर्च कॉस्ट की ना। आपको पता चल गया रिसर्च कॉस्ट भी एक है ना। टाइप्स ऑफ द रिसर्च, ऐसे तो टाइप्स बहुत सारी हैं, ठीक है, मैं बता दूँ आपको दूसरे जब सब्जेक्ट पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपके साथ दो ही रिसर्च टाइप डिस्कस करने जा रही हूँ, प्योर रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च। प्योर रिसर्च होती है इंक्रीज द नॉलेज, मतलब कि इसका मकसद क्या होता है? दिस इज़ टू इंक्रीज द नॉलेज इन सर्टेन फील्ड सच एज प्रोडक्शन। इसका मकसद क्या होता है? मतलब बास्ट एरिया होता है इस प्योर रिसर्च का, मतलब कि नॉलेज को इंक्रीज करना, प्रोडक्शन के एरिया में नॉलेज इंक्रीज करना, मार्केट के, जैसे हमारे प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्शन के नॉलेज के, मार्केटिंग के से नॉलेज करना है, प्योर रिसर्च होती है। सच रिसर्च डन इन द होप दैट सम यूजफुल एप्लीकेशन विल बी डेवलप्ड फॉर इट। मतलब हम कहते हैं इस रिसर्च का मकसद है ताकि हम कुछ नई चीज़ निकाल पाए, ठीक है। लार्ज कंपनी, इस टाइप की रिसर्च को कौन करवाती हैं? लार्ज कंपनीज, है ना, क्योंकि बड़ी जनरल लेवल पर होती है, गवर्नमेंट और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, इस टाइप की प्योर रिसर्च वो करवाते हैं। रूटीन रिसर्च होती है एक टाइप से, ये कौन सी रिसर्च होती है? रूटीन रिसर्च होती है, ठीक है। और ये जनरल पर्पज़ के लिए होती है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए रिसर्च की जाती है, जनरल पर्पज़ के लिए इस टाइप की रिसर्च की जाती है। और जो इसका बेनिफिट है ना, और रिसर्च कैन नॉट बी अगेंस्ट ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट, है ना। रूटीन रिसर्च इंक्लूड टेस्ट फॉर क्वालिटी स्पेसिफिकेशन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, टेस्ट फॉर क्वालिटी और स्पेसिफिकेशन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। तो प्योर रिसर्च पता चल गया आपको, प्योर रिसर्च वो होती है जो कि हम नॉलेज इंक्रीज करने के लिए कहते हैं, ना कि ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट से रिलेटेड होती है। इसके एरिया वास्ट होता है, इसके लिए लार्ज कंपनियाँ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन करती हैं, और ये रूटीन रिसर्च होती है, ठीक है। तो ये आप कर लेंगे प्योर रिसर्च, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अप्लाइड रिसर्च। सच रिसर्च डिफर फ्रॉम द बेसिक रिसर्च इन दैट इट एम एट प्रोड्यूसिंग डेफिनेट रिजल्ट। जैसे पिछला था प्योर रिसर्च था, उसका डेफिनेट रिजल्ट निकालना नहीं था ना, नॉलेज इंक्रीज करना था, डेफिनेट रिजल्ट निकालना होता है। इसका अप्लाइड रिसर्च का मकसद ये होता है लिमिटेड टू द स्टडी ऑफ द फील्ड क्लोजली रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन एरिया, मतलब कि इसका जो एरिया होता है ना वो ऑर्गेनाइजेशन एरिया के किसी लिमिट होता है। टेक हेल्प ऑफ अवेलेबल नॉलेज ऑफ न्यू फैक्ट अनकवर्ड बाय कंपनी बेसिक रिसर्च। इसका मकसद होता है उन जगहों पर जाना जहाँ उस नॉलेज को इंक्रीज़ करना जो कि कंपनी की बेसिक रिसर्च में अभी तक अनकवर्ड रह गए हैं, ठीक है। इम्प्रूविंग मेन मकसद अप्लाइड, बस इतना याद रखो, अप्लाइड रिसर्च का मेन मकसद क्या है? इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसको इम्प्रूव करना, मेथड ऑफ इक्विपमेंट उसको इम्प्रूव करना, और एक्सप्लोरिंग एस्टेब्लिशिंग न्यू प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट लेने के लिए करनी रिसर्च, है ना, कि कैसे और अच्छा बना जाए, कि कौन सा मार्केट में लेकर आए, प्रोसेस उसका क्या प्रोसेस अपनाएं, मेथड ऑफ इक्विपमेंट, ये सारे किस में आते हैं? अप्लाई नाम से पता चलता है, अप्लाई करेंगे रिसर्च को, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? अप्लाइड रिसर्च। तो मैंने अभी आपके साथ क्या डिस्कस किया? रिसर्च कोर्स किसे कहते हैं और टाइप्स ऑफ रिसर्च। आपने इसको अच्छे रंग से कर लेना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।